दोस्तों आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। आदाब कबूल कीजिए। इसरार उर्दू के तहत जो हमारा अदबी शख्सियात को यहाँ दावत देने का सिलसिला जारी था, आज हमारे पीर पंचाल की एक अहम शख्सियत, एक नहायत ही अहम और आला किस्म की अदबी शख्सियत शेख सजाद पुंछी, जो किसी भी तारफ़ के मुताज नहीं है, आज हमारे मेहमान हैं। सजाद साहब, आपको यहाँ वेलकम। शुक्रिया। सजाद साहब, इसरार उर्दू जो ये हमारा चैनल है, ये खालिस अदबी और तालीमी चैनल है और इसमें हमारे पास लगभग 5-10 हज़ार जो हैं तलबा जुड़े हुए हैं और जिसमें हमारे अदबी ज़ौक़ रखने वाले शोरा और उदबा भी हैं, टीचर्स हैं, स्कॉलर्स हैं। तो इस चैनल की वसातत से हम इससे पहले भी चंद अदबी शख्सियात को मुतारफ़ करा चुके हैं और आपके लिए हमारे व्यूअर्स की डिमांड थी ठीक है कि पुंछ की चुनिंदा शख्सियात में से जो हैं, और मेरे ख़्याल में आप उसमें अव्वल आपका दर्जा है जो आपने काम किया है। तो इस हवाले से हम एक सरसरी जो हमारी गुफ्तगू रहेगी, तलबा हमारे उसमें ख़ास तौर पर जो हमारी नई पीढ़ी है, स्कॉलर है, वो हमारा टारगेट रहेंगे। तो उस हवाले से हम चाहेंगे कि पहले, चूँकि आपका जो अदबी सफ़र है वो तो हम बाद में डिस्कस करते हैं, कि आपने जो बुनियादी स्कूल, कहाँ से आपने स्कूलिंग का आगाज़ किया और वो कौन सा दौर था? शुक्रिया प्रोफेसर साहब, अमजद बाबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये सिलसिला यहाँ शुरू किया है। मैं आपके चैनल का भी खैर मकदम करता हूँ। वेलकम, ग्रीटिंग टू योर चैनल। और आपने ये सिलसिला शुरू किया जो कि तकरीबन टूट गया था, अब इसको आपने रिवाइव किया है और आप कोशिश कर रहे हैं कि पुरानी और नई कदरों को, पुराने और नई अदबी शख्सियात को आप अपने सामने ला सकें जी। थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक मैं आपके इस चैनल का भी शुक्रगुज़ार हूँ, आपने जो शुरू किया है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आप अदब की, फ़न की, सकाफ़त की इसी तरह से खिदमत करते रहेंगे, क्योंकि आजकल जितनी ज़रूरत उर्दू की इस टूटी हुई दहलीज़ को, उर्दू की टूटी हुई दीवार को जो मनक़ता हो चुकी, इसको रिवाइव करने में आप नौजवानों का बड़ा ज़बरदस्त रोल है, तो इसके लिए शुक्रिया। मेरा जन्म 1945 में हुआ है जी, यहीं पुंछ में हुआ। मैं पुंछ का ही रहने वाला हूँ। और उसके बाद 1947 के पुरआशूब हालात ने, जब हिंद पाक तकसीम का सिलसिला हुआ, तो वो बड़ा पुरआशूब दौर था, बड़ा तशद्दुद आमेज़ दौर था। तो हमें यहाँ से माइग्रेशन करके मंडी जाना पड़ा। वहाँ हम तकरीबन 45 के बाद 46, 47, 48 इसी सफ़र में ही गए हमारे दौरान। तो और 1951 में मैं यहाँ स्कूल में दाखिल हुआ। उस दौर में 1951 से लेकर मेरी प्राइमरी तालीम हुई, प्राइमरी के बाद हाई स्कूल में तालीम हुए, और उसके बाद मेरा सिलसिला फिर मुनक़ता हुआ और मैं कॉलेज में दाखिल हुआ जी। ठीक, यानी वो आपकी जो तालीम है वो पुंछ में ही हुई सारी? पुंछ में ही तकरीबन, बिल्कुल। कुछ अर्सा जम्मू यूनिवर्सिटी में गुजरा, और तकरीबन 3-4 साल मेरे अलीगढ़ में गुजरे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, जहाँ से मैंने अपनी MSc जोग्राफ़ी की सनद ली और मैं बतौर लेक्चरर यहाँ 1978 गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में तैनात हुआ। और उसके बाद मैं एज वार्डन 1982 में अपॉइंट किया गया, और उसके बाद मेरी तकरीबन सारी सर्विस यहीं रही। और मोस्टली मेरा जो है वो, मैं आप 1900 मतलब जब मैं रिटायर हुआ तो उस वक्त आप मुझे ये भी कह सकते हैं वार्डन गुजर बकरवाल हॉस्टल पुंछ एज वेल एज प्रिंसिपल +2 प्रिंसिपल की पोस्ट से आप रिटायर हुए थे जी जी। तो सजाद साहब, एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो आपका तालीमी सफ़र रहा पुंछ में रहा, तो घर की माली हालात कैसे थे? पढ़ने की आज़ाइश घर से मैसर थी? क्या हालात थे? देखिए, वो दौर बड़ा गुर्बत का दौर था, और मैं ये कहूँगा कि 99% आदमी जो थे वो गुर्बत, इफलास और बैकवर्डनेस के इसमें ज़ुमरे में थे। और उस वक़्त तालीम का मयार यहाँ इतना ऊंचा नहीं था और ना ही कोई यहाँ पर पढ़ाने वाला था। जहाँ तक मेरी तालीम का ताल्लुक़ है तो कदरे इन लोगों से थोड़ी सी बेहतर के मेरे वालिद मोहतरम एक
छोटी मोटी ठेकेदारी वगैरह यहाँ करते थे। ठीक। उसके उनके ज़राए थे जिसकी वजह से मुझे तालीम हासिल करने का मौका मिला। लेकिन यह था कि इकनॉमिकली हम लोग बड़े भी काफ़ी डिप्रेस्ड थे उस वक्त। डिप्रेस्ड थे। हाँ। तो घर में आप कितने बहन भाई थे? क्या हम जी 4 बहन भाई, 4 भाई हैं, 3 बहनें। ठीक। हाँ, मेरे बड़े भाई शेख आशिक हुसैन, और उसके अलावा मेरे 2 भाई और हैं, जफ़र मेहदी और शेख नियाज़ अहमद जो कंजर्वेटर रिटायर हुए, आशिक साहब चीफ इंजीनियर रिटायर हुए, और मेरा तो आपके सामने है। उसके अलावा मेरी 3 बहनें हैं, वो भी अपनी अपनी जगह वेल सेटल हो गए, सब ने मेहनत, सभी बड़ी ज़बरदस्त। हाँ, मेहनत बहुत मेहनत की। वालिद साहब ने, वालिदैन ने, उनने ज़ोर रखा तालीम पर। ठीक। हालांकि उनको तरीक़ाकार पता नहीं थी कि तालीम कैसे हासिल की जा सकती है। ठीक। लेकिन बहरहाल उनका ये था कि भाई पढ़ना है किसी तरीके से। जो उस दौर के मेरे जो कंटेम्प्रेरी थे, जो मेरे साथ थे, वो ये इस्तिफ़ादा हासिल नहीं कर सके जितना मुझे मौका मिला उस वक़्त। और मेरे वालिद मरहूम एक इंट्यूशन थी, उनके अंदर एक जज्बा था कि भाई जो भी हो सो भी हो, बच्चों को पढ़ाना है, तालीम हासिल करवानी। बरा हमारा यही नहीं बल्कि उस दौर में आप देखेंगे डॉक्टर भट्टी साहब भी मेरे फादर वालिद मोहतरम के साथ एसोसिएट रहे, वो कुरैशी साहब एसोसिएट रहे, और हमारी बरादरी के बहुत से लोग एसोसिएट रहे जिनको मेरे फादर ने एक ही काम किया कि उनको तालीम दिलवानी है। और तालीमी मैदान में उन्होंने उन लोगों को निकाला, और आज माशाअल्लाह वो बड़े बड़े, उनके बच्चे बड़े बड़े ओहदों पर हैं, वो खुद भी बड़े ओहदों पर रहे। ठीक। और आने वाली जनरेशन को भी उनका फ़ायदा हो सका है। क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम जो थे वो सोशल सर्विसेज में भी और दूसरे में भी, जिस वक्त हम यहाँ आए, मतलब हमारा ये औकाफ का जो सिलसिला है यहाँ पर नमाज़ें वगैरह रिवाई की गई। बाबर रमज़ान जी थे, गुलाम मुहीद्दीन राथर साहब थे, और बाबू अब्दुल करीम साहब थे। बड़े चीता लोग थे उस वक़्त, और बड़ी कम पॉपुलेशन थी मुसलमानों की जो कि बची खुची थी, जो पाकिस्तान उस वक़्त आज़ाद कश्मीर की तरफ रुजू ना कर सके, तो वो यहाँ पर रहे। यहाँ पर रह गए। और सजाद साहब, मतलब कि वहाँ पर कहते हैं कि उस वक्त की पुंछ को जब याद करते हैं, जो हम सुनते हैं कि बहुत कमाल की तहजीब थी पुंछ की। बिल्कुल। तो मतलब वो क्या था उसमें, और आज के तनाज़ुर में आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बात यह है कि वो जो उस दौर का फ़न था, तहजीब थी, सकाफ़त थी, या मतलब ज़बान का माहौल था, जिसमें उर्दू की मैं बात करूं, तो ये मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि केवल 1947 से पहले यहाँ जो हमारे राजा थे पुंछ के, मान लीजिए राजा मोती सिंह था, राजा बलदेव सिंह था, राजा सुखदेव सिंह था, राजा पद्मदेव सिंह था। इन लोगों ने मतलब तहज़ीब व तमद्दन पर, मतलब उस दौर के लिमिटेशन की महदूद राय की वजह से ये क्या नाम, तालीम पर और दूसरे जो मतलब प्रोग्रेसिव वो थे, वो करते जाते थे वहाँ पर। मिसाल के तौर पर आप राजा बलदेव सिंह जो था वो पुंछ का इंडिपेंडेंट राजा था, और इंडिपेंडेंट का मीन कि हमारी फॉरेन पॉलिसी भी अपनी थी, इंटीरियर पॉलिसी भी अपनी थी। ये पुंछ स्टेट जो थी ये तकरीबन 4 तहसीलों पर थी, जिनमें ये पुंछ हवेली का आता है, दूसरा मेंढर आता है, तीसरा सुदनती आता है, चौथा बाग आता है। उनमें से तकरीबन 2.5 तहसीलें जो हैं वो इस वक्त पाक ऑक्युपाइड में हैं, उनमें से 1.5 तहसील जो वो हमारे पास बच गई। हाँ, ठीक। अच्छा, उस दौर में मैं आपको एक बात बता दूं कि हम बताएंगे कि दयानंद कपूर साहब थे, दीनानाथ रफीक साहब थे, कृष्ण चंद्र का नाम आता है, मास्टर तहसीन जाफरी का नाम आता है, सैयद अहमद रजवी का नाम आता है, और वो जो ये हमारे मास्टर रहमत अली जिन्होंने मतलब बहुत बड़े ड्रामे यहाँ पर करवाए हैं, बड़े बड़े स्टेज उन्होंने कायम किए हैं। तहसीन जाफरी साहब एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं जो बाद में माइग्रेंट हो गए। इसी तरह से दीनानाथ रफीक साहब का भी एक नाम था, है, ये थे। एक ही वक्त में इतने बड़े लोग वहाँ मौजूद थे पुंछ में। हाँ, उस दौर में बाबू इमाम दीन जी थे, और उन्होंने
मतलब जो उस वक़्त यहाँ मुशायरे वगैरह, अदबी कॉन्फ्रेंसें वगैरह, डॉक्टर सर्वनाथ आफ्ताब का नाम मैं लूँगा, वो थे। तो इनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मतलब बड़े अच्छे माहौल थे। 1935 में एक मुशायरा यहाँ हुआ पुंछ में, उसमें उसका तरी मिसरा था जी इस तरह से कि 12 दरी पे बिस्टा है बिस्तर फ़कीर का, है 12 दरी पे बिस्टा है बिस्तर फ़कीर का। तो उस मैं बाबू इमामदीन साहब ने वहाँ अटेंड किया, यासीन जाफरी साहब भी थे, डॉक्टर सर्वनाथ आफ्ताब थे, और ये क्या नाम दयानंद कपूर साहब वगैरह ये वो थे। तो उसमें इसको इस तरी बिस्तरे को कंप्लीट करना था, 12 दरी पे बिस्ता है बिस्तर फ़कीर का। तो सुबह बाबू इमामदीन से यहाँ पर शेख साहब थे हमारे, एक थानेदार थे यहाँ पर, उन्होंने पूछा जी आपने क्या लिखा इसको? उसने लिखा जी 12 दरी पे नहीं, शेख साहब ने कहा कि 12 दरी पे बिस्ता है बिस्तर फ़कीर का, बाबू इमामदीन है बेटा खंजीर का। अच्छा, बाबू इमामदीन ने तो बाबू इमामदीन ने कहा जवाब भी लेते जाओ। अच्छा, उन्होंने कहा जी क्या जवाब ले? उसने कहा जब से जनाब शेख को बनाया है अपना बाप, सब लोग मुझको कहते हैं बेटा खंजीर का। क्या बात। हाँ, ये राजा साहब पुंछ ने, वहाँ पर इतना वो ये राजा साहब पुंछ ने ये की थी। सईद अहमद रज़वी साहब बड़े मतलब हमारे जय्यद उलमा में से थे, जो अरबिक पर, फारसी पर, उर्दू पर पूरी दस्तरस रखते थे। दीनानाथ रफ़ीक भी बड़ी मशहूर हस्ती रही हैं, और उसी दौर में कृष्ण चंद्र भी यहाँ जमा पला, और कृष्ण चंद्र ने भी अपनी तालीम यहाँ पुंछ में हासिल। चलो वो बाद में भी हम उस पर आते हैं। तो जो आप अलीगढ़ के, मैं पहले वहाँ चलूँगा कि मतलब अलीगढ़ उस वक्त जाना बड़ी मुश्किल बात थी। तो वो मतलब ज़हनी बेदारी कैसी आई आप में कि आप यहाँ से निकले, अलीगढ़ चले गए और आपने ज्योग्राफी में जाके MSc की वहाँ पे? देखिए, मैं आपसे इसमें एक थोड़ा सा मैं पीछे चला जाऊंगा। ये जो पुंछ का हमारा अदबी सिलसिला था, जो 1947 के बाद टूट गया, उसके बाद यहाँ पर दयानंद कपूर, दीनानाथ रफ़ीक, मोतीलाल कपूर, डॉक्टर सर्वनाथ आफ्ताब, शिवलाल आज़ाद, अकाली दर्शन सिंह और भाई जयदेव ठाकर पुंछी भी तो इसी दौर में रहे। ठाकर पुंछी 1947 से पहले रहे। हाँ, ठाकर पुंछी ने 1947 से पहले ही वो माइग्रेंट हो गए थे, तो उन्होंने एक नावल लिखा था अब मैं वहाँ नहीं रहता। ये उन्होंने 1947 के बाद लिखा, लेकिन 1947 के बाद 74 में उनकी डेथ यहाँ रेडियो स्टेशन के पास, वो गाड़ी उन पर मतलब गाड़ी ने उनको कुचल डाला वहाँ पर। तो ये अदबी माहौल था, जिनमें नए जो थे उनमें मसूद साहब थे, महमूद साहब थे, और भी पुंछ के कई शोरा हजरात थे, जो कि सिलसिला तकरीबन 47 के बाद कट गया था। हाँ, लेकिन मैं आपको पहले वहीं लेके चलूंगा, क्योंकि उस वक्त यहाँ से अलीगढ़ जाना बहुत मुश्किल था। आज भी हमारे लोग हमें ये कहते हैं, गाँव में खासकर जो लोग हैं, कि बाहर जाके पढ़ना बड़ा मुश्किल है, हम पैसे इतने मुहैया नहीं कर सकते। तो वो आपको कौन सी तहरीक मिली? और जैसे आपने कहा कि इक्तिसादी हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो कैसे निकले और फिर कैसे मैनेज किया वहां जाकर? देखिए, एक इंसान मतलब एक शेख सज्जाद बाहर का है, एक शेख सज्जाद अंदर का है, एक इंट्यूशन थी। ये जो मतलब उस दौर में महफिलें वगैरह लोगों को मैं देखता शेखता था, मेरे अंदर का सज्जाद मुझे कहता था नहीं यार, जिंदगी में आप काफ़ी पीछे रह गए हो। तो उस सिलसिले में मैं अपने एक दोस्त, अपने उस्ताद, अपने गुरु दुष्यंत कुमार पुरी का नाम लिए नहीं रहूँगा, उन्होंने मुझे यहाँ रास्ते में, मैं ठेकेदारी करता था वालिद साहब के साथ, छोटी मोटी ठेकेदारी हम करते थे, मंडी शंडी में काम करते थे। तो वो मुझे मिला, तो उसने मुझे कहा जी आपने मैट्रिक की हुई, आप भी कॉलेज में आ जाएं। मैंने कहा मेरे पास तो मुझे पता ही नहीं है लिखना क्या है, क्या करना क्या, बिल्कुल मतलब ना बिलो दी क्राइटेरिया ऑफ माई इंटेलिजेंसिया, मैं बिल्कुल मतलब मुझे पता ही नहीं लग रहा था इंग्लिश लिखने में या उर्दू में, इसमें। लेकिन मैट्रिक मैंने पास की हुई थी, और मैट्रिक भी ये तूफान था जो उस दौर में हमने किया। हाँ, हाजी नज़ीर साहब जो हैं, हाजी नज़ीर मीर साहब मेरे क्लास फेलो रहे हैं। मनीर साहब भी मेरे दोस्त में पढ़ते थे। अमर सिंह जोश जी, इनकी ये दौर था। आशिफ साहब वगैरह, बहुत बड़ा सिलसिला था यहाँ का। हाँ, तो वो मैं कह रहा था कि फिर मैं कॉलेज दाखिल हो गया। तो कॉलेज मैं मतलब मैंने आपको कहा ना कि
मेरी जो सेंस ऑफ थिंकिंग थी या मेरा जो साइकोलॉजिकल स्टेटस था, जो मैं देखता था, हर चीज़ को ऑब्जर्व करता था, ये करता था बगैर तालीम के ही। तो कॉलेज में मैं दाखिल हुआ, माशाल्लाह आपको खुशी होगी कि मैं कॉलेज का बेस्ट डिबेटर रहा हूँ, क्या बात, और बेस्ट स्पीकर भी रहा हूँ, और आईना मैगजीन जो निकलता उसका मैं एडिटर भी रहा हूँ। उसके अलावा मैं ड्रामेटिक क्लब का सेक्रेटरी भी रहा हूँ। और फिर मैंने कॉलेज में यहाँ इतने प्रोग्राम शुरू करवाए, यानी कॉलेज के जाने के बाद आपको एक अदबी निखार आ गया। अदबी निखार आ गया। उसमें दुष्यंतपुरी का था, वो मुझे लाता रहा, डिबेटों में ले गया, स्पीकिंग में ले गया, डिस्कशंस में ले गया, ड्रामे हमने उस दौर में किए हैं। एक ड्रामा मैंने ममता उस दौर में लिखा, उसको डायरेक्ट किया। उसके हीरो शशि भूषण शर्मा थे, मेरे दोस्त थे, चंद्रमोहन वगैरह, ये जम्मू चले गए हैं आप, तो इनका दौर था। तो इस दौर में मुझे मुशायरे कंडक्ट करने का भी मौका मिला। अजीत बख्शी और प्रोफेसर तेज किशोर रैना का नाम लिए मैं नहीं रहूँगा, वो दोनों मेरे गुरु थे और उन्होंने बड़ी मेरी रहनुमाई की। अजीत बख्शी ने ज़्यादा की। ये ड्रामे शामे हमने वहाँ पर तैयार किए। एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा सरहद के पीछे भी लिखा गया, उसका स्क्रीन प्ले तकरीबन मैंने और श्याम सुंदर अनंत ने, लहर ने, जिनकी वफात वकील हैं हाई कोर्ट के, इकट्ठे हमने लिखा। फिर यहाँ पुंछ में वो ड्रामा जो था वो स्टेज हुआ, जिस तरह से मैंने ममता ड्रामे की। ठीक। तो बहरहाल और मुशायरे वगैरह भी हमने कंडक्ट किए। और आपको हैरानगी होगी कि उस वक्त मेरा तखल्लुस जो था आतिश था, क्योंकि मैं तलाश में उड़ा कि मैं क्या तखल्लुस रखूं, तो मेरे दिमाग में आया यार आतिश रखना चाहिए। अब ये आतिश पता नहीं ये आग अंदर की थी या बाहर की थी, कहाँ की, लेकिन हैदर अली आतिश का नाम मुझे याद था। मैंने कहा आतिश रखते हैं। ठीक 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 ठीक। तो ये यहाँ से कॉलेज, यानी कि जो आपको अदबी जो ज़ोक आपका बढ़ा वो कॉलेज आने के बाद डिग्री कॉलेज, और फिर आप सभी जो फील्ड में आगे निकल गए। अभी तक आपके दो उर्दू में शेरी मजमूए समंदर, आशना और फसीलें बोलती हैं, ये आपके आ चुके हैं मंजर आम पर। तो ये इनकी अशात कब हुई, और क्योंकि काफ़ी शायरी कर ली है आपने? देखिए, तकरीबन मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरा दौर ये तकरीबन चलता रहा। जब मैं अलीगढ़ में चला गया तो अलीगढ़ में मेरी मुलाकात राही मासूम रज़ा साहब के साथ हुई। वो स्क्रीन प्ले राइटर भी थे, उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, नावल लिखे, अदबी मतलब मशगले लिखे। और ये अली बरादरान बड़े मशहूर हैं, डॉक्टर मोहनस रज़ा, डॉक्टर मेहदी रज़ा, और उसके बाद राही मासूम रज़ा साहब कभी कभी वहाँ अलीगढ़ में आते थे। ये बॉम्बे में बॉलीवुड के साथ मुंसलिक थे, तो इनके साथ भी मेरी वहाँ पर इस दौर में मुलाकात हुई। और जब अलीगढ़ में मैं चला गया तो अलीगढ़ में मुझे मज़ीद माहौल मिला, वहाँ की अदबी शख्सियात के साथ, अदबी महफ़िलों के साथ, जिनमें फ़नून लतीफ़ा के हवाले से, संगीत के हवाले से, शेर व शायरी के हवाले से, और भी जो टूटा फूटा सिलसिला था। शायरी बहादुर, आपने कब शायरी का आगाज़ कब से हुआ आपका? शायरी मेरी तकरीबन बस इसी में, अब जब मैं गुजर होटल में आया तो गुजर होटल में जितनी भी पीढ़ी निकली है 1982 के बाद, वो तकरीबन उनको सबों को स्टेज मैंने फराहम किया, सबों की गाइडेंस मैंने की, सबों को मैंने मतलब एक इंट्यूशन उनके अंदर पैदा की कि जो जो जिसके अंदर कला है, जो जो जिसके अंदर मतलब किसी किस्म की अदाकारी है, जो जो किसी के अंदर कोई भी चीज़ है, अफसाने लिखने के हवाले से, नावल लिखने के हवाले से, या शेर व शायरी करने के हवाले से। फिर ये बच्चे हमारे साथ उस दौर में आए जिनमें मतलब खालिद साहब हैं, शौकत साहब हैं, मानूस साहब हैं, जावेद राही है, वो ये क्या नाम बशीर भट्ट साहब भी मेरे साथ ज्वाइन हुए। हालांकि लियाकत जाफरी, लियाकत जाफरी भी, लियाकत जाफरी भी रहा। और इसके अलावा अनवर खान वगैरह, ये फयाज आररू, मतलब मुझे नाम नहीं याद आते। ये तकरीबन तादाद में 200-250 आदमी जो हैं उस वक्त। आपने वो जो अदबी फसाद दी यहाँ गुजर हॉस्टल में, हमें याद है कि इसमें शायरी रात को 2-2 बजे तक चला। इसमें मैं आपको बता दूं कि पुरानी पीढ़ी जो थी, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी को ब्रिज अप करने वाला मैं हूँ।
इसमें कोई शक नहीं। पुरानी पीढ़ी के जितने शोरा थे जो मतलब अब जिन्होंने उम्मीदें ही छोड़ दी थी कि हम पुलिस के स्टेज पर बोलेंगे, तो उनमें चौधरी बद्रीनाथ है, दीनानाथ रफीक है, भाई जयदेव दत्त है, शिवलाल आज़ाद है, और हमारे मसूद साहब हैं जिन्होंने बहुत बड़ा नाम पैदा किया, महमूद साहब हैं, उनका क्या जिक्र किया जाए, मरहूम महमूद साहब का। तो ये सब इनको रिजर्व किया, इनके साथ इस नई पीढ़ी को भी जोड़ा गया, और यहाँ पर अदबी महफिलें जो हैं वो शुरू हुई। आपको पता होगा कि गुजर होटल में मैंने एक हॉल बनाया जिसमें गोजरी के ड्रामे भी किए गए और एल्बम्स भी गानों के निकाले गए, कुछ पहाड़ी के निकाले गए। बाबा निज़ामुद्दीन साहब और बाबा जी साहब का कलाम मैंने निकाला, गुजिया रमज़ा वो निकाला। इस तरह से शिंगरा और डोका जो गोजरी की कैस्टें थी वो मैंने दिल्ली में मरतब की। उस दौर में मैं दिल्ली चला गया। ठीक। और मास्टर करतार जी को जिन्होंने इनको मौसीकी के साथ संवारा, और इनके लिरिक राइटर भी जिनमें बाबू नूर मोहम्मद नूर का जिक्र किए बिना नहीं रहेंगे, उन्होंने भी हमारे कई गोजरी के ड्रामे शामे भी लिखे, और जिनमें बुढ़ा वो ब्याह बहुत मशहूर हुआ, वो तकरीबन मुझे लगता है कि 1000 दफ़ा से ज़्यादा वो स्टेज किया गया। ज़मीन को मालियो उसमें भी किया, जिसमें वो दिखाया गया है फ्यूडलिज्म, जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ। वो बच्चों को अवेयरनेस वगैरह जो थी वो वहाँ पर मिली। और इसी हवाले से हमारी शेर व शायरी वो थी, वो मतलब मैं इतना टाइम नहीं निकाल सकता था कि मैं शायरी को वक्त दे पाता, लेकिन बोलता था, पढ़ता था मैं, है तो स्टेज तमाम प्रोग्राम वगैरह मैं कंडक्ट करता था और शायरी को मैं ये देता था। तो जो परफेक्ट तौर पर मेरी शायरी का जरिया जो है वो रिटायरमेंट के बाद तकरीबन शुरू हुआ। जो मैंने ये पूरा वक्त दिया आपने उसके बाद। ये किताबें निकाली हैं, बड़ी किताबें निकाली हैं काफ़ी। इस वक्त भी मेरे पास बड़ा मटेरियल पड़ा हुआ है, लेकिन उम्र के तकाजे के साथ साथ है अब फॉरगेटिंग भी बड़ी हुई है, सब कॉन्शियस मेमोरी में इतना दमखम नहीं रहा है कि मतलब ये करें, लेकिन इवन देन मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये मोहतरम शाम साहब का मैं जिक्र किए बिना नहीं रहूँगा। ये हमारे अजीज़ थे, छोटे, और हमारे साथ उस दौर में रहे, और जहाँ दीगर शोरा वगैरह बड़ी अच्छी शायरी करते हैं। हाँ, बड़ी नहीं, इस वक्त तो इनका लीडिंग अब इनको मैं कांग्रेस भी करना चाहता हूँ कि इन्होंने बड़ी अच्छी तरक्की की है, और आने वाले वक्त में ये इंशाल्लाह बड़ी अच्छी शेर शायरी करेंगे। उसमें सजा साहब मैं एक और तरफ आपको ले चलता हूँ कि आप सागर सरहदी को मिले और कृष्ण चंद्र से आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने अपने सफरनामे में जिक्र किया है इस बात का। तो वो क्या माहौल था? आप बिल्कुल नौजवान हुए। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, ये आपने बात की है। कृष्ण चंद्र जब यहाँ आया 1974 में महेंद्र नाथ की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए यहाँ, और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको डिब्यूट किया यहाँ पर। तो कृष्ण चंद्र हम जब आए तो हमारा एक ग्रुप था यहाँ पर, ये शशि भूषण शर्मा था, जहांगीर मीर साहब थे, महेंद्र प्यासा साहब थे, मैं था, वो इंद्रराज फोटोग्राफर वगैरह ये थे। हमारा एक तकरीबन 8-10 लोगों का, हम कृष्ण चंद्र को मिले। और जब मुझे पता चला कि कृष्ण चंद्र आया, मैंने कृष्ण चंद्र के, आपको हैरानगी होगी, सब अफसाने और सब नावल मैंने पढ़े। क्या बात। और कृष्ण चंद्र के साथ मैं लेजान असिस्टेंट रहा 1 हफ्ते यहाँ, जितनी देर तक ये डॉक्यूमेंट्री वगैरह यहाँ पर बनती रही। और उस सिलसिले में मैं आपको एक बात बता दूँ, आपको बात बताता चलूँ कि डॉक्यूमेंट्री में कुछ अदबी महफिल भी हमारी कृष्ण चंद्र के साथ हुई। तो वो मुझे डॉक्टर लियाकत जाफरी ने मुझे कहा था कि वो जो थी वो डॉक्यूमेंट्री वो मैंने बॉम्बे से लाई है, और उसमें वो कृष्ण चंद्र, और कृष्ण चंद्र मतलब मैं कहूँगा कि बड़े लोग थे। चमनदार साहब थे, मोहम्मद दीन पांडे साहब थे, डॉक्टर लाल साहब थे, और इस तरह से पुंछ की बड़ी मौजूद हस्तियाँ थी जिन्होंने कृष्ण चंद्र का उसको स्वागत किया। और कृष्ण चंद्र हमारे इन दोस्तों के साथ हमने बतौर स्वागत उनको पुंछ डाक बंगलों से निकाला। डाक बंगलों के बाद उनको हमने गीता भवन में लाया, जहां उन्होंने बड़ी तारीखी तकरीर शक्रीर की। इस वक्त टाइम नहीं है, लेकिन मैं बता दूं। और ये मेरे लिए फखरिया है कि कृष्ण चंद्र ने
जब अपना महेंद्र नंबर लिखा और अपना लास्ट का नावल लिखा, पूरे सफ़र की आधी कहानी है जी ये, पूरे सफ़र की आधी कहानी, जिसमें उसने मेरा जिक्र किया है और ये बड़ी तारीखी बात है, ये बहुत तारीखी बात है। ये आज है ये कृष्ण चंद्र। और इसी तरह से सागर सरहदी साहब के बारे में बता दूं कि बहुत कम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि सागर सरहदी ने अपनी एक फिल्म लोरी जो है वो लोरन में लिखी है। क्या बात। और शशि भूषण शर्मा जो थे उन दिनों जालंधर में फिल्मों की डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे। उनकी फिल्म बाजार उन्होंने ही रिलीज़ की, और बाजार बड़ी, जिसमें नसीरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल वगैरह, ये बड़ी अच्छी फिल्म थी वो है, और उर्दू के लिहाज से और अदबी लिहाज से भी बड़ी अच्छी फिल्म थी बाजार जी। तो उन्होंने उसको सागर सरहदी को यहाँ लाया। सागर सरहदी यहाँ मेरे पास गुजर होटल में भी रहे, हाँ वहाँ पर भी रहे। और सागर सरहदी ने मुझे इतना कहा कि सज्जाद साहब आप मेरे साथ बॉम्बे चलें। आप उन बड़े खत लिखे हुए थे, जो खत बाद में डॉक्टर लियाकत जाफरी के पास भी मैंने वो किए थे। मैंने कहा था ये सागर सरहदी ने खत लिखे हैं मुझे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बॉम्बे आ जाएं, जोहू प्रिंसेस में मेरा फ्लैट है, हम वहीं रहेंगे, तो आप फिल्में लिखें। तो वो एक, तो उस तरफ क्यों नहीं गए आप? कितना अच्छा माहौल था। देखें हालात ने इजाज़त नहीं दी। मैंने एक दो दफ़ा कोशिश की कि मैं बॉम्बे चला जाऊं, हालांकि इससे पहले मैं बॉम्बे जाता रहा, जितने भी मतलब मरहूम दलीप कुमार साहब को उनके घर में मिला हूँ, फिरोज खान साहब को, संजय साहब को। और ये तो आपका ज़ौक़ था, शौक था, सबसे मैं मिलता मिले। हाँ, उनसे बातें हुई। लेकिन ये लोग मतलब अब दिलीप कुमार की बात करेंगे, दिलीप कुमार जैसा इंसान नहीं पैदा हो सकता। क्या कहना है, जब मैंने मतलब ये हमारा कमाल था कि उनके घर जाना, उनका घर ट्रेस आउट करना बॉम्बे में, ये ज़ौक़ और चाहत, ये ज़ौक़ और चाहत, बस ये क्या कहने। मतलब इतने बड़े बड़े लोगों से आप मिले और तलाश कर लेते हैं। और आज लेकिन जब सागर सरहदी ने बुलाया, सागर सरहदी मतलब जब सागर सरहदी ने मुझे सुना, अच्छा मेरे पास तो तकरीबन उस वक्त भी 30,000 के करीब मुझे ज़बानी अशार याद थे। क्या कहने, अल्लामा इकबाल के कहें, फैज़ के, हमारे व्यूअर्स के लिए बड़ी बात है कि 30,000 अशार, 30,000 अशार थे, और हर मौजू पर, चाहे ये क्या नाम आजकल के जो जदीद हमारे शोरा हैं, ये क्या नाम जदीद शोरा, इनका कलाम था। अच्छा मरहूम गालिब साहब का और तकी मीर का, ये हैदर अली आतिश का जिक्र किया, इनका भी हम यहाँ पर बड़ी मतलब ये चीज़ें मेरे अंदर थी और ये पूरे उस आपकी और इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि मोहतरम जनाब खालिद साहब का भी बड़ा हाथ है, क्योंकि वो खालिद मीर साहब भी फन में, सकाफत में, लिटरेचर में उन्होंने बाहर से भी काफ़ी टीमें शीमें लाई, यहाँ पर काफ़ी प्रोग्राम वगैरह भी किए। लेकिन जहाँ तक बशीर भट्ट मरहूम साहब का और खालिद साहब का जिक्र है, जब हमारी अदबी महफिलें होती थी तो कई नई चीज़ें हमारे हिस्से में आई। उनमें मैं सईद खान साहब का, परवेज़ मानूस साहब का और इनका जिक्र किए बिना नहीं रहूँगा। इन्होंने पूरा एक माहौल दिया और बड़े अदबी, और खालिद साहब ने तो बहुत अच्छे तारीखी प्रोग्राम यहाँ करवाए, बड़े अच्छे प्रोग्राम यहाँ पे आए। और खालिद साहब में ये चीज़ है, लेकिन खालिद साहब को मैंने कहा था कि आप थोड़ा बाहर निकलो, वो बाहर नहीं निकल सके। अदरवाइज शेर व शायरी के लिहाज से, इसके लिहाज से उनका अदबी समझ जो उनकी अदबी शऊर, क्योंकि भट्ट साहब, मरहूम भट्ट साहब, क्योंकि मरहूम भट्ट साहब की भी मुझे क़ियादत हासिल रही है। वो अगरचे उम्र में मुझसे छोटे थे, लेकिन जहाँ तक उनकी क़ियादत का सवाल है, जहाँ तक उनका इल्म का सवाल है, मतलब उनकी पर्शियन का जिक्र करें, उनकी उर्दू का जिक्र करें, उनके अरबिक का जिक्र करें, तो उसके हम पल्ला हम आज भी किसी को नहीं पाते। नहीं। और उनका बड़ा नुकसान हुआ, वो उनकी डेथ का बड़ा नुकसान हुआ, खास तौर पर मुझे, क्योंकि आफ्टर माई रिटायरमेंट इन 2004 मैं चाहता था कि मतलब भट्ट साहब को साथ रखकर मैं आगे बढ़ूं और जो मेरे अधूरे प्रोजेक्ट्स हैं उनको करूं। तो एक बात मैं सजा साहब आपको लेके चलूंगा, क्योंकि आजकल के तनाजर में उस वक्त आप वार्डन रहे, और आपका अच्छा एक बात मैं और बताऊं जी, मैंने 15 साल यहाँ रामलीला में काम किया है। रामलीला में काम किया? हाँ जी, रामलीला में मैंने बड़े अहम रोल किए हैं। मतलब सीता स्वयंवर का, महाराजा जनक का दरबार हुआ, और इसके अलावा महाराजा दशरथ के साथ भी मैंने रोल किया। और इसके अलावा मतलब मैं भाई जयदेव दत्त के साथ मैं उनका नाम लिए बिना नहीं रहूँगा। वन ऑफ द ब्यूटीफुल, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, और मतलब
चलते चलते वो गज़ल लिख जाते थे, चलते चलते वो भजन लिख जाते थे, चलते चलते वो, यानी उन्होंने इस रोल में हमें लाने से पहले उस वक्त हमारा बड़ा अच्छा माहौल था। तकरीबन हमारे जो थे मुस्लिम्स भी, वो भी पार्टिसिपेट करते थे, बड़े बड़े बड़ा भाईचारा था, और बड़ा अच्छा भाईचारा था, और देखना, और ऑडियंस में मुसलमान होते थे। हाँ, बड़े ऑडियंस में तो होते थे, लेकिन काम करने की बात, काम करने में मैं जहांगीर मीर साहब का नाम लिए बिना नहीं रहूंगा, मैं वो गनी था उसका नाम लिए नहीं रहूंगा, और मैं इस तरह से और भी बड़े हमने से जो उस वक्त वो करते थे, और बड़ा अच्छा। सिजाद साहब, आज आप कैसे देखते हो उस पुंछ को और आज के पुंछ में, क्या फर्क देखते हो? अब आजकल के पुंछ में उस पुंछ में बड़ी जबरदस्त मतलब नफरत फैल चुकी है, और डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए गए, इंसान को इंसान से जुदा कर दिया गया है? और इसमें मैं आपको एक बात कहूँगा कि इन लोगों का जो आजकल के लोग हैं, आजकल के माहौल है, इस पर मैं कहूँगा आज फिर वो इक़्तिदार जंग हैं, सभी आज फिर वो इक़्तिदार जंग हैं, वो लोग जिनके हाथों में वादों के संग हैं, नफरत की फाख्ताएं उड़ाते इन्हें न देख, ये अमन के वकील ही बुनियाद जंग है। ये बुनियाद जंग ये जो है अमन के वकील और हमारे पॉलिटिशियन जो आज इस पर अपने ही तनूरों पर वो रोटियाँ वगैरह सेक रहे हैं, इन्होंने माहौल में बड़ी गंदगी लाई है। वरना यहाँ का जो पुंछ का ख़ास तौर पर माहौल था, पुंछ के माहौल में मैं आज भी बताऊँगा बड़ा भाईचारा है, भाईचारा अभी भी भाईचारा है, लेकिन कोशिश की गई है कि किसी तरीके से ये डिसइंटीग्रेट हो, लेकिन अभी तक ये जिंदा है। एक और बात पे लेके चलूँगा सियासत, जो उस वक्त आपने मुशायरे करवाए, जो अदबी प्रोग्राम करवाए, तो बहुत बढ़ चढ़ के लोग आते थे देखने के लिए। बिल्कुल। आज भी वार्डन कोई ना कोई है, और ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास इक़्तिदार है, जो प्रोग्राम करवाते भी हैं और प्रोग्राम होते भी हैं। तो वो प्रोग्रामों का मयार जो है वो क्या है आज का, और वो मयार क्या है, और अगर ये गिरा है तो क्यों गिरा है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपके अंदर रोक नहीं है, आपके अंदर शौक नहीं है, आप के दिल में और आपके अंदर में वो इश्क नहीं है, जज्बा इश्क का मैं नाम लूँगा, ये आपको कहूँगा कि वो जज्बा इश्क अगर हमारे अंदर नहीं है तो प्रोग्राम नहीं हो सकते। वो प्रोग्राम जो मैंने उस दौर में मतलब इतने मुशायरे कंडक्ट किए कि मैं गिन नहीं सकता हूँ। मुझे मसूद का, महमूद का, परवेज़ का, वो क्या नाम वो थे, और दीगर शोरा वगैरह थे, हैं, चाहे उनमें अनवर खान हो, चाहे कहीं लियाकत जाफरी हो, चाहे कहीं, ये तो नौजवान थे उस वक्त, मतलब इन सब इनके भी मुझे शेर याद हैं। क्या कहना? क्योंकि मैंने इनकी बढ़ चढ़ कर हिमायत की, मैंने इनको कहा कि भाई ये लोग आगे निकलें और आगे आने वाले, और इन्होंने इस्तिफादा हासिल किया, इसमें शक की बात नहीं। और इसी मोहब्बत के तकाजे में मुझे भी मौका मिला, जब मैं बिल्कुल फ्री हो गया तो फिर मेरे लिए यही था कि मैंने शेर व शायरी का सिलसिला शुरू किया, और उस सिलसिले में मरहूम अर्श सहवाई साहब और का मुझे दस्ते रास्त हाथ में उसका सर पर रहा, उन्होंने मेरी इस्लाह वगैरह भी की, और ये जितनी किताबें भी मैंने निकाली हैं, ये परवेज़ मानूस का नाम लिए मैं नहीं रहूँगा कि ये सब कंपाइल परवेज़ मानूस ने की, टाइपिंग उसने की, क्योंकि मैं नहीं कर सकता था, मैं इतना बिजी था। अब मुझे दिन को 10 मुशायरे पढ़ने पड़ते थे। ठीक। हाँ, उसमें आपने एक नावल का तर्जुमा भी किया है। हाँ जी। फारूक रिंजू जो है सेक्रेटरी, जी। पानी माँ अलम्बा। हाँ। अच्छा, ये आपको मैं बता दूं ना, मैंने मतलब वक्तन फ़ोक्तन मैंने गोजरी में भी शायरी की है, मैंने पहाड़ी में भी शायरी की है, और फिर मेरे पास ये प्रोग्राम आया, ये एक्चुअली कुछ ट्रांसलेशन जो थी पहाड़ी में परवेज़ मानूस साहब ने की। तो फिर हमारी फारूक रिंजू साहब के साथ मुलाकात हुई, इन्होंने एक नावल लिखा हुआ था आप जो दजन, कश्मीरी में लिखा है, और उन दिनों वोहरा साहब जो थे वो चाहते थे कि रीजनल लैंग्वेजेस को, पहाड़ी को, गोजरी को और उर्दू को, इन चीज़ों को दूसरी ज़बानों में भी एक से, और कश्मीरी को, इन ज़बानों को कन्वर्ट किया जाए। तो फारूक रिंजू साहब जो सेक्रेटरी कमिश्नर रिटायर्ड हैं, रियासत जम्मू व कश्मीर के हमारे थे, तो उन्होंने एक नावल लिखा था आप जो दजन, इसका मतलब होता आप काटता है, आप जो दजन मतलब जल रहा है, पानी जल रहा है। तो इसमें हमने ये क्या नाम पानी में अलम्बा जो था, ये गोजरी में आपने इसकी गोजरी में लिखा। इसमें ये भी तो इसमें मुझे एक मदद जो थी वो गुलनार चौहान की तरफ से और
कमर साहब के बेटे हैं जिन्होंने टाइपिंग का काम किया, बाबू नूर साहब, नूर मोहम्मद नूर साहब, इन्होंने मेरी रहनुमाई शहनुमाई की। और ये नावल, ये जो था पानी में लंबा नावल हमने, और गवर्नर वोरा साहब ने कहा कि ये सज्जाद पुंछी ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करके इससे एक दूसरे के साथ नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। तो हमें भी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के इंडिया की इंस्ट्रक्शन है कि ज़बानों के लिहाज से ये रीजनलिज्म जो है इसको ये टूटना चाहिए, और हमारी नई नस्ल को ये चीज़ें हमें करनी चाहिए कि अगर कोई एक बंदा पहाड़ी है, कबीले से है, तो उसको गोजरी में शायरी करनी चाहिए। एक पहाड़ी से है, एक गोजरी से है, एक कश्मीरी से है। ये बड़ी मेहनत का काम था। तो मतलब ये एक बहुत बड़ी आपकी अचीवमेंट है कि आपने गोजरी में एक इजाफा किया है, और ख़ासकर नावल का तर्जमा वाकई जो है इतना आसान नहीं है। तो हमारे जो नए लिखने वाले हैं, क्योंकि आपका इतना वसी तजर्बा है, मैं चाहूँगा कि आप उनको कुछ ऐसा मैसेज दें कि वो लिख रहे हैं, उनको अपना मेयार कैसे अच्छा करना है, और अगर वो लिखें तो वो कैसे लिखें, क्या वो पैरामीटर रखें कि वो अच्छे शायर बन पाएँ या अच्छे अदीब बन पाएँ। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल माहौल में, मतलब इंटरनेट का ज़माना है, आजकल नज़दीकियाँ बड़ी बढ़ गई हैं। ये को बहुत बड़ा उनको अपने एक इंस्टीट्यूट जो हैं उन इंस्टीट्यूट के साथ वाबस्तगी रखनी चाहिए, और इन इंस्टीट्यूट्स में जो भी बच्चे अपना कलाम लिखें, अपनी शेर व शायरी लिखें, अपनी गज़ल लिखें, अपनी नज़म लिखें या अफसाना लिखें या कुछ लिखें, उसको ज़रूर अपने एक किसी उस्ताद से उससे उसकी ये करवा लें। और हमारा इस दौर में हमारे काफ़ी लोग हैं इस वक्त जो फ़न, सकाफ़त और उर्दू लिटरेचर के साथ, जिसमें आपका नाम लिए मैं रहूँगा कि आपने बड़े मुशायरे कंडक्ट करवाए, मोहतरम एहतशाम भट्ट साहब ने करवाए, और नए शोरा जो हैं वो निकले हैं इस वक्त, जो कि मैदान कारज़ार में, उनको मतलब अपने इंस्टीट्यूट के साथ वाबस्ता रहना चाहिए। और जिस तरीके से हम उस दौर में मतलब मुशायरे वगैरह कंडक्ट करते थे, कई नए बच्चे भी आते थे, चाहे वो गोजरी में हों, पहाड़ी में हों, उर्दू में हों, जिस ज़बान में भी हों, वो बाज़ाब्ता उनकी इस्लाह वगैरह करवाते थे। और मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से इसमें थोड़ी डिटेरियोरेशन आई है, थोड़ा ये सिलसिला कम हो गया, क्योंकि लोग अब यूट्यूब के ज़रिए ही ज़्यादा करते, लेकिन इवन दन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि उर्दू जो है ना, उर्दू इस दौर में अपनी अफादियत जो है वो गुम कर गई। उर्दू का जो मजाज हमें गालिब ने दिया, मीर तकी मीर ने दिया, फैज़ अहमद फैज़ ने दिया, बशीर बदर ने दिया, और कई पाकिस्तान के शोरा हैं उन्होंने दिया, वो अब मसला नहीं रहा। वो मैं समझता हूँ कि वो मुर्दा जो है चारपाई से अब ज़मीन पर आ गया है, और ज़मीन के बाद आगे इसकी क्यों इस ज़बान के साथ मतलब जिद भी हो रही है। ये हालांकि हमारे पास एक बहुत बड़ा असासा है पूरे बड़े सगीर को, जिसमें हिंदुस्तान ने पाकिस्तान फ़ख्र हासिल करना चाहिए कि उर्दू ज़बान में इस वक्त इतना लिटरेचर लिखा जा चुका है। ये आप सभी हजरात सुन लें कि उर्दू में इतना लिटरेचर लिखा जा चुका है, पुराने से लेकर नए तक, कि ये आने वाले 100 साल भी लगे रहेंगे, ये उर्दू को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन उर्दू के साथ इस ज़िद की वजह से, इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से लोग जो हैं वो, लेकिन मैं उर्दू नोइंग जितने भी लोग हैं मैं उनको यही अपील करूँगा कि आप अपनी ये शायराना, अपने अफसाने लिखने का, अपनी सकाफ़त का, तहज़ीब का, इसका मतलब जारी व तारी रखें इस सिलसिले को, और कोशिश करें कि उर्दू जो है अपना मकाम हासिल करे, क्योंकि स्कूलों में रियासत जम्मू व कश्मीर की जो लैंग्वेज है, बड़े अफसोस की बात है कि वो उर्दू है। लेकिन यहाँ पर भी हमारे जो सबका मतलब गवर्नमेंट्स थी, जिनमें मैं नाम लूँगा, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का दौर था, चाहे मुफ्ती साहब का दौर था, चाहे इससे पहले के दौर छोड़ थे, कि उर्दू को वो मतलब उर्दू को वो मकाम नहीं दिया गया, बल्कि अंग्रेज़ी में सारा काम किया गया। हाँ। तो इसमें वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो बच्चे जिनके स्कूल्स में? मैं उनको यही कहूँगा कि वालिदैन इन प्रोग्राम्स को, इनको बच्चों को मतलब आजकल के दौर में एजुकेशन जो है वो फैल रही है, चाहे टेक्निकल लिहाज से हो, चाहे साइंस के लिहाज से हो, चाहे मेडिकल के लिहाज से हो, लेकिन इस लिहाज को भी अपने आप साथ रखें। ये हमारी खुराक है,
हमारी हमें जीने का एक हमारे लिए सहारा है। अदब है, एक बच्चों को एहसास आएगा और तरीका आएगा जिंदगी जीने का। बिल्कुल, जिंदगी जीनी भी तो पड़ती है ना, वरना अगर मैकेनिकली एक मशीन बनकर आदमी रह जाएगा क्या फायदा है। तो अदब सीखने से ये है कि वालिदैन ज्यादा क्या करते हैं कि वो ठीक है इंग्लिश और साइंस को सीखनी है, लेकिन अदब आपने कहा। सज्जाद साहब, जिससे पहले कि हम आपकी शायरी भी सुने, कुछ और कोई खास बात जो आप कहना चाहें, मतलब जो आपके दिल में हो कि ये बात मैं पहुंचाना चाहता हूं लोगों तक। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जो हमारे अदब के रखवाले हैं, उन्होंने अपनी अलग-अलग दुकानें, अलग-अलग सिस्टम बना के रखे हैं, और वो निकलें बाहर, इकट्ठे हो जाए और एक मरकज़ पर आकर जमा हो जाए। मरकज़ पर जमा होकर जिस तरह से हम उस दौर में करते थे, इस तरह से अपने ये प्रोग्राम करें। यानी हमारे लिए बदकिस्मती का मकाम है कि आज अगर हमें प्रोग्राम करना पड़ता है तो हमें ये नहीं पता चलता कि किसको बुलाएं, किसको कहाँ से बुलाएं। हैं लोगों का शिराजा जो है, ये जो अदबी शोरा हजरात हैं, ये इनका मतलब वो शिराजा सारा बिखर गया हुआ है। कई लोग आना चाहते हैं रोज़ाना, स्कूल ऑफ लिटरेचर, स्कूल ऑफ पोइट्री, स्कूल ऑफ फन ये ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ पर ये करना चाहते हैं, उनको दोबारा ये किया जाए। इसमें बाबर साहब मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आप हैं, अनवर खान साहब हैं, चलिए बाकी शोरा हजरात जो हैं काफ़ी हैं, उनको एक यहाँ पर ये करना चाहिए, सब लोगों को इकट्ठे करके एक छोटे मोटे जो क्लब है उर्दू के नाम से, शायरी के नाम से चलाने चाहिए। अदब की बात अदब से ही, अदब से रहे। जी जी, ठीक है सज्जाद साहब, आपकी एक दो गज़लें हो जाएं। अच्छा, तो हमारे व्यूअर्स, मैं आपसे एक बात बताना चाहता था। ये मेरी किताब है, पहला मजमूआ फसीलें बोलती हैं। फसीलें बोलती हैं, ये फसीलें बोलती हैं, इसका जिक्र हो चुका है, फसीलें बोलती हैं। दूसरी ये है कि ये अभी रिलीज नहीं हुई है, समंदर आशना है। समंदर आशना, ये देख लें जी, समंदर आशना है। ये देखें, ये मेरा फोटो जवानी का है। ये देखें ना, आप भी देखें। हाँ, हंस रहे हैं आप, हैं? हाँ, ठीक है, दौर खूबसूरत हैं आप, आज भी खूबसूरत हैं। अच्छा, चलिए, ये ठीक हो गया। तो अब मैं आपके सामने एक दो गज़लें रखूंगा, एक दो गज़लें, ठीक, पर दो अशार रखूंगा, दो अशार, ठीक। हाँ जी, एक गज़ल है मेरी, यहाँ बिखरी जो खुशबू चमन है, यहाँ बिखरी जो खुशबू चमन है, चमन में लाजमन वो गुलबदन है। क्या बात, क्या चमन में लाजमन बिखरी जो खुशबू चमन है, चमन में लाजमन वो गुलबदन है, कई सोचें इसे घेरे हुए हैं। कई सोचें इसे घेरे हुए हैं, कई सोचूं में ये दिल गोताजन है। कई सोचूं में ये दिल गोताजन है, चमन में लाजमन वो गुलबदन। क्या कहने, कई सोचूं में ये दिल गोताजन है, चमन में लाजमन वो गुलबदन है। क्या कहने, ये किस वादी में आखिर आ गए हम। ये किस वादी में आखिर आ गए हम। यहाँ जो लाश है वो बेकफन है। यहाँ जो लाश है वो बेकफन है, चमन में लाजमन वो गुलबदन है। क्या मसाइब कारवां दर कारवां है। ठीक, मसाइब कारवां दर कारवां है, उदासी अंजमन दर अंजमन है। हाय उदासी अंजमन दर अंजमन। बहुत खूब, ये काफी लंबी है। ये पूछें भी तो हम सज्जाद किससे, वाह, ये पूछें भी तो हम सज्जाद किससे, नजर में कौन है किसकी फबन है। यहाँ बिखरी जो खुशबू चमन है, चमन में लाजमन हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दो अशार इसके। बाबर साहब के बुराई उसकी आदत हो गई है। बुराई उसकी आदत, बड़ा अच्छा शेर दे रहा हो। बुराई उसकी आदत हो गई है, यही इंसान की खसलत हो गई है। बुराई उसकी आदत हो गई है, यही इंसान की खसलत हो गई है। मैं उसकी हर रविश को जानता हूँ, मैं उसकी हर रविश को जानता हूँ। मुझे दुनिया से नफरत हो गई है। मैं उसकी, ये खसलत वाला है, मैं उसकी हर रविश को जानता हूँ, मुझे दुनिया से नफरत हो गई है। हाँ, न हक गोई से कोई रब्त रखना, न हक गोई से कोई रब्त रखना, मुझे इसकी नसीहत हो गई। क्या कहने जी, बुराई इसकी आदत हो गई है, क्या कहने, मुझे इसकी नसीहत। अच्छा, एक शेर इसका और आपको दे दे। ठीक। मुझे मालूम है सज्जाद इतना, ठीक, मुझे मालूम है सज्जाद इतना, इन्हें मुझसे अदावत हो गई है। इन्हें मुझसे अदावत हो गई है, बुराई उसकी आदत हो गई है, यही इंसान की खसलत हो गई। दो अशार और सुनाएंगे। ठीक, इरशाद, ये इरशाद बड़े अच्छे रहेंगे। खत्म कहाँ ये सफ़र हमारा होता है, खत्म कहाँ ये सफ़र हमारा होता है, इस सहरा का कोई किनारा होता है। वाह वाह वाह, नहीं, एक बार फिर सुनो ना। खत्म कहाँ ये सफ़र हमारा होता है, इस सहरा का कोई किनारा होता है।
हमको बस एक फूल मिले तो अच्छा है, शेर है। हाँ, हाँ, हमको बस एक फूल मिले तो अच्छा है, बाकी मौसम सारा उसका होता है। हाय हाय हाय, बाकी मौसम सारा उसका होता है। हम ख्वाबों में उनके साथ ही होते हैं, हम ख्वाबों में उनके साथ ही होते हैं। कितना उल्टा ख्वाब हमारा होता है। हम ख्वाबों में उनके साथ ही होते हैं, कितना उल्टा ख्वाब हमारा होता है। अपनी, बड़ा अच्छा शेर है ये, आप रखेंगे अपने पास। अपनी तन्हा रातों का तू साथी बस, अपनी तन्हा रातों का तू साथी बस, दूर गगन पर एक सितारा होता है, इस सहरा का कोई किनारा होता है। हमको बस एक फूल मिले तो अच्छा है, बाकी मौसम सारा होता है। अपना गम तो अपना गम ही है सजाद, अपना गम तो अपना गम ही है सजाद, दर्द पर आया किसको प्यारा होता है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया सजाद साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और हमारे स्कॉलर्स के लिए, हमारे देखने वालों के लिए। शुक्रिया। तो ये थे शेख सजाद साहब। आपने देखा इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में कितने पहलू खुलकर आए, खासकर हमारे वो स्कॉलर्स जो कहीं तहकीक कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जितने भी इन्होंने नाम लिए हैं। कभी इनके हवाले से आपको कुछ भी ज़रूरत पड़े तो आप सजाद साहब से बग़ैर किसी खौफ के रब्ता कर सकते हैं। सजाद साहब का ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, अपनी कमेंट ज़रूर करें। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।